हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक और बड़ी मुश्किल से शायद हम इस लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं। आज हम करने जा रहे हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स कौन से? जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स के शेयर्स अपने पास रख लिए थे क्योंकि उन्होंने कॉल्स या अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी डिस्पाइट रिमाइंडर्स। अब कंपनी क्या करेगी? इन फॉरफिटेड शेयर्स को फिर से री इशू कर देगी। बट एक बात आपको याद रखनी है, री इशू ऑफ शेयर्स डजंट मीन कि अलॉटमेंट हो रही है। फिर से अलॉटमेंट हो चुकी है, अब तो सिर्फ वो फॉरफिटेड शेयर्स सेल हो रहे हैं, यानी कि दोबारा कंपनी उनको मार्केट में निकाल रही है। तो फॉरफिटेड शेयर्स तीन तरह से री इशू हो सकते हैं: एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या होता है? एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जितने का शेयर पहले था उतने का ही फिर से री इशू हो जाएगा। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू होगा फॉरफिटेड शेयर, तो वो कब होगा? जब आपने जिस अमाउंट पे शेयर को री इशू किया है वो उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है, तो शेयर प्रीमियम पे इशू होगा। बट मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे, बट फॉरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। अब डिस्काउंट इसमें कितना होगा? फॉरफिटेड शेयर्स पे जो डिस्काउंट होगा वो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर्स उससे ज्यादा नहीं होगा। कंफ्यूज्ड? तो इसका मतलब मैं आपको क्लैरिफाई करती हूं। सपोज कीजिए एक शेयर के कंपनी ने 5 रुपीज फॉरफिट कर लिए हैं और उसी शेयर को फिर से री इशू करने जा रही है डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट उन शेयर्स पे 5 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता एक शेयर पे। कंपनीज एक्ट डिस्काउंट अलाउ करती है सिर्फ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के लिए, अदरवाइज कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। जब कंपनी के शेयर्स पार पे री इशू होंगे तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये है एट पार। अगर कंपनी के शेयर्स प्रीमियम पे री इशू होंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होंगे तो डिस्काउंट की अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से विड्रॉ कर ली जाएगी। डिस्काउंट की अमाउंट के लिए हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको आप शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट भी लिख सकते हैं या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज किसी कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट किए जिसपे शेयर होल्डर ने 60 रुपीज पे कर दिए थे, बट 40 रुपीज की पेमेंट शेयर होल्डर ने नहीं की थी। कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और कंपनी अब उन शेयर्स को री इशू करना चाहती है। तो एक शेयर के उसने कितनी मनी फॉरफिट की थी? ₹60। तो 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग 100 इंटू 60, 6,000 रुपीज कंपनी ने फॉरफिट किए थे। और अब अगर कंपनी इन 100 शेयर्स को री इशू करना चाहती है
तो मैक्सिमम डिस्काउंट उन शेयर्स पे 6,000 रुपीज होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये अमाउंट कंपनी अपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से निकाल सकती है। ये है इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अगर क्वेश्चन बताए, सपोज करो क्वेश्चन ये नहीं बताता कि शेयर इतने का री इशू हुआ है, सिर्फ उसने क्या बताया कि शेयर जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे री इशू हुआ है, तो आप क्या करोगे वहां पे? आप ये चेकआउट करोगे कि फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस कितना है उन रिस्पेक्टिव शेयर्स के लिए। अगर 100 शेयर्स री इशू कर रहे हैं तो 100 शेयर्स का फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो डिस्काउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट करोगे और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि शेयर कितने का री इशू हुआ है। कई बारी शेयर की अमाउंट हमें दी नहीं होती कि शेयर 60 का री इशू हुआ, या फिर ऐसे दिया होता है कि शेयर जो है वो 60 का री इशू हो गया, बट ये नहीं बताया होता कि वो फुली पेड है या उसकी नॉमिनल वैल्यू गिवन नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, री इशूड शेयर को जो प्रीवियस शेयर्स थे जिसकी अमाउंट कंपनी ने कॉल की थी, उन पे जितनी अमाउंट कॉल की गई थी उससे हम कंपेयर करेंगे। लेट अस सपोज कंपनी ने फॉरफिट किया 1 शेयर जो कि था 100 रुपीज का एक, और उस पे कंपनी ने 80 रुपीज कॉल्ड अप कर रखे थे। ठीक है, 80 रुपीज कॉल्ड अप फॉर रुपीज 100 शेयर, एक शेयर फॉरफिट किया है। अब इस शेयर को कंपनी ने री इशू कर दिया, तो क्वेश्चन में लिखा आ रहा है री इशूड द शेयर एट ₹60 पर शेयर। कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग मेंशनड, सिर्फ क्या लिखा, री इशूड द शेयर एट ₹60 पेड अप या एट 60 पर शेयर। तो इसका मतलब बैंक में आपके पास आए 60 रुपीज, बट अब डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के लिए आपको शेयर की फुल वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, शेयर फॉरफिट किया था हमने, उस पे कॉल्ड अप अमाउंट कितनी थी, 80, तो हम कंपेयर करेंगे इस 80 से। 80 से कंपेयर किया तो पता चला कि 20 रुपीज कंपनी ने कम मंगवाए हैं, यानी कि 20 रुपीज का कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया है, और वो अमाउंट आप निकालोगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में से। और यहां पे हम करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या है, सपोज एक्स लिमिटेड फॉरफिट्स अ शेयर ₹80 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 20 ऑन फर्स्ट कॉल। 80 कॉल्ड अप थे, 100 रुपीज का शेयर एक था, यही केस है। शेयर फॉरफिट क्यों हुआ, क्योंकि 20 रुपीज इस 80 में से शेयर होल्डर ने नहीं दिए। तो ये जो शेयर री इशू हुआ, इसकी पहली कंडीशन थी री इशूड एट 60 पर शेयर, सिंपल इतना कुछ दिया हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपेयर कर लिया पिछली कॉल्ड अप वैल्यू से। अब कंपनी ने कहा री इशूड एट 80 पर शेयर, अब भी साथ में कुछ नहीं दिया, सिर्फ क्या बताया है, री इशूड एट 80 पर शेयर। तो पहले भी 80 कॉल्ड थे, अब भी 80 पे ही री इशू हो गया है, तो अब सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में ना कोई डिस्काउंट है और ना कोई प्रीमियम है, सिंपल क्या हुआ है, वो अमाउंट जितना पहले कॉल्ड अप थी उस पे ही शेयर दोबारा री इशू हो गया। अब थर्ड सिचुएशन कहती है री इशूड एट 90 पर शेयर, अगेन कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ ये बोला री इशूड एट 90 पर शेयर, क्योंकि पहले ही शेयर जो था वो पार्टली कॉल्ड अप था, तो अब भी हम उसको कंपेयर करेंगे किससे, उसी पार्टली कॉल्ड अप शेयर से, क्योंकि पहले ही उसके पूरे पैसे नहीं मंगवाए थे कंपनी ने, 80 रुपीज ही मंगवाए थे, तो हम उस 90 को भी 80 से कंपेयर कर लेंगे, राइट।
तो अब 90 को जब 80 से कंपेयर किया तो पता क्या चला कि 10 रुपीज का यहाँ पे क्या है, SPR है, यानी कि एंट्री करेंगे ये वाली। तो अब इस एंट्री में अमाउंट्स क्या आनी चाहिए, यहां पे तो आ जाएंगे मेरे पूरे कितने 90 रुपीज, पर कॉल्ड अप वैल्यू रहेगी 80 और 10 रुपीज चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, यानी कि एंट्री फिर से करते हैं, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10। अच्छा, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब क्वेश्चन कहता है अगर कॉल्ड अप वैल्यू री इशू के टाइम बता दी जाए, पहले तो सिर्फ मंगवाई हुई अमाउंट बताई गई थी, अब कॉल्ड अप वैल्यू भी साथ में बताई जाएगी। तो कॉल्ड अप वैल्यू जब बताई जाए तो हम कंपैरिजन करेंगे उसी कॉल्ड अप वैल्यू से। जैसे कॉल्ड अप वैल्यू में फर्स्ट सिचुएशन है, क्वेश्चन यही चलेगा। इसमें कहता है री इशूड एट 60 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप मींस 100, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू थी। री इशूड एट 60 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। हम चेंजेस इन्हीं एंट्रीज में करेंगे ताकि आपको डिफरेंस एनालाइज हो प्रॉपरली। अब उसने कहा री इशूड एट व्हाट 60 पर शेयर फुली कॉल्ड अप, तो फुली कॉल्ड अप है तो शेयर कैपिटल में स्ट्रेट अवे 100 एंटर कर दो। क्लियर? 60 तो बैंक में फिर से 60 आ गए, बट अब डिस्काउंट कितने का हो गया, 40 का। इज इट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। वो कहती है री इशूड एट 80 पर शेयर फुली पेड अप। री इशूड एट 80 पर शेयर फुली पेड अप। 80 पर शेयर फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ, फिर से कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 100, तो यहां पे आ जाएगा 80, 20 एंड 100। फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी रहेगी, 100। फिर कहता है री इशूड एट 100 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। अब 100 पर शेयर फुली कॉल्ड अप, तो ये वाला केस आ गया, 100 ही आए और 100 ही उसकी कॉल्ड अप वैल्यू थी। क्लियर? नेक्स्ट केस कहता है री इशूड एट 125 पर शेयर फुली पेड अप। री इशूड एट 125 पर शेयर फुली पेड अप, तो कॉल्ड अप वैल्यू फिर से कितनी रहेगी, 100। फुली पेड अप एट 125, तो यहां पे आपके पास आ गए 125, यहां पे लिखोगे 100 और 25 का आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो दोनों एंट्रीज में आप डिफरेंस एनालाइज करो। पहले केस में क्या था कि उसने ये नहीं बताया था कि कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, तो हमने क्या किया, पिछली कॉल्ड अप अमाउंट से कंपेयर करके यहां पे डिस्काउंट एंटर कर दिया। सेकंड केस में उसने कॉल्ड अप वैल्यू साथ में बताई, फुली कॉल्ड अप व्हाटएवर उसने बताया, तो फुली कॉल्ड अप का मतलब नॉमिनल वैल्यू हो जाती है। तो फुली कॉल्ड अप यहाँ पे उसने इस केस में, जो हमने बाकी के केसेस किए हैं लाइन के उधर वाले के सारे फुली कॉल्ड अप वाले केस थे। तो शेयर कैपिटल में आपने तीनों जगह नोटिस क्या किया कि फुली कॉल्ड अप में फुल नॉमिनल वैल्यू जा रही है। अगर नॉमिनल वैल्यू से अबव है तो वो प्रीमियम है, और अगर नॉमिनल वैल्यू से कम है तो वो क्या है, डिस्काउंट है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से निकाल दिया जाता है। कई बार इस सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इशू नहीं होते हैं, तो मेरे पास दो केस हैं इस केस यहां पे, व्हेन ऑल शेयर्स आर री इशूड, व्हेन सम ऑफ द शेयर्स आर री इशूड। अगर सारे के सारे शेयर री इशू हो जाते हैं तो फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मान लिया जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट या फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, व्हाटएवर यू कैन राइट, टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी,
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये अमाउंट जो है ये कैपिटल प्रॉफिट बन जाएगा कंपनी के लिए और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जब सारे शेयर री इशू नहीं होते हैं, सपोज करो कि 200 शेयर्स फॉरफिट हुए जिसमें से सिर्फ 100 ही री इशू हुए, तो बचे हुए 100 शेयर्स के फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में आप तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक वो शेयर्स री इशू नहीं हो जाते। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस पेड अप कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड हो जाएगा और वो अमाउंट आपके शेयर होल्डर फंड्स में बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। ये अमाउंट तब तक फॉरफीचर अकाउंट में रहेगी जब तक वो रिस्पेक्टिव शेयर्स री इशू नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो शेयर्स डिस्काउंट वगैरह पे इशू होंगे तो वो जो अकाउंट का बैलेंस है वो उस डिस्काउंट के लिए यूज हो जाएगा। जब वो सारे शेयर्स री इशू हो जाएंगे तो बचा हुआ बैलेंस इस एंट्री के थ्रू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ABC Limited forfeited 150 equity shares of ₹10 each issued at a premium of 5 per share. 5 rupees premium, 10 की nominal value for non-payment of allotment money of ₹8 including premium. अब प्रीमियम कहाँ था? अलॉटमेंट के साथ था जो कि थी 8 रुपीज की, और इस पर्सन ने क्या किया? अलॉटमेंट पे नहीं की। अलॉटमेंट पे नहीं की तो हम एंट्री क्या करेंगे? एंट्री होती है हमारी वही जो हम आज तक करते आ रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट नहीं आई थी और अलॉटमेंट के बाद शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, शेयर्स फॉरफिट हुए फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के बाद, यानी कि सारी ही इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर ने पे नहीं की थी, उसके बाद शेयर्स फॉरफिट हुए। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट 8 रुपीज की थी जिसमें 5 रुपीज का प्रीमियम था, तो प्रीमियम था जो कि नहीं आया, तो हम डेबिट करेंगे किसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आई होप ये एंट्री आपको आती है, फॉरफीचर की वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं और आपने ये एंट्री सीख ली होगी, आई अज्यूम दैट। तो शेयर थे मेरे 150 जो कि था 10 रुपीज का एक, और इन पे था 5 रुपीज का प्रीमियम। अलॉटमेंट थी 8 रुपीज की एंड आपकी फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज की एंड फाइनल कॉल थी 3 रुपीज की। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ? इन शेयर्स में से, इन 150 शेयर्स में से 100 शेयर्स ही री इशू हुए एट 14 पर शेयर, री इशूड एट 14 पर शेयर। तो बैंक में कितनी अमाउंट आई? बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 100 इंटू 14 से, 14 पर शेयर उसने बोला और 100 शेयर्स री इशू हुए थे, ठीक है। तो अब साफ पता चल रहा है कि यहां पे डिस्काउंट तो नहीं है, क्या है? प्रीमियम है। तो शेयर कैपिटल को फिर से क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 100 इंटू 10 रुपीज का शेयर था, और फिर आप यहां पे करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 100 इंटू 4। अब देखो मैंने क्या कहा कि 150 शेयर्स जो थे वो फॉरफिट हुए थे पर री इशू हुए 100 शेयर्स। तो आप पूरे 150 शेयर्स का फॉरफीचर का बैलेंस, सॉरी मैं फॉरफीचर की एंट्री डालनी यहां भूल गई हूं, तो आप यहां पे लिखेंगे टू शेयर
फॉरफिटेड अकाउंट जिसमें जाएंगे आपके 150 इंटू कितने 8 to 10 and 3 13 ₹2 की एप्लीकेशन थी। 15 टोटल हुए तो आपके ₹2 की एप्लीकेशन थी जो कि आपने क्या किया है फॉरफिट कर ली है। अब आपके फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना है ₹300। तो नोट डाउन कीजिए प्लीज, ये एंट्री मैं पोस्ट करनी भूल गई थी, आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे 300 का जो फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है उसे हम क्या करेंगे, उसको हम यूज करेंगे और उसमें से देखेंगे कि कितनी अमाउंट जो है वो आगे जाएगी। 300 का जो बैलेंस था वो कितने शेयर्स का था 150 का था। आपने री इशू कितने किए हैं 100, तो 300 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 करेंगे। 150 का बैलेंस 300 का था और 100 का कितना होगा, तो ये आ जाएगा ₹200। अब क्या मैंने यहाँ पे फॉरफीचर अकाउंट से कोई मनी निकाली है, तो आई थिंक आंसर इज नो। अब ये जो ₹200 है ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं इन 100 शेयर्स को, बाकी के 50 शेयर्स का बैलेंस फॉरफीचर अकाउंट में वैसे ही पड़ा रहेगा ₹100 यानी के। तो जो शेयर्स री इशू हो गए हैं उनके फॉरफीचर का बैलेंस आप कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व में एंट्री करोगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब सपोज करो कि ये जो अमाउंट, ये जो शेयर्स यहाँ पे री इशू हुए हैं ये डिस्काउंट पे इशू हो जाते, ये 100 शेयर्स, लेट अस सपोज कि ये ₹9 का इशू हो जाता है यहाँ पे, और वहां पे बोल देते फुली पेड अप, तो यहाँ पे आते 9, यहाँ पे 10 और ₹1 आपका कहां से निकलता, फॉरफीचर अकाउंट से निकल जाता। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से आप ₹1 निकाल लेते। एंट्री करके देखते हैं, अगर ये शेयर कितने का री इशू हो ₹9 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 9 और फॉरफीचर अकाउंट, अब 2 शेयर कैपिटल आप कितना करेंगे 100 इंटू 10, तो ₹1 आपका कहां से निकला फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। $100 इंटू 1। अब जब आप कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो ये 100 आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे केस में सिर्फ ₹100 ही कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। क्या आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक स्टेप बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। स्टिल अगर आपको कोई इशू है तो यू कैन रीच मी थ्रू माय कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल देन कीप लर्निंग।